डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इट मींस के आरसीसी डिजाइन के साथ। ठीक है, ये सेशन हमने शुरू करा है। इसमें हम कुछ बेसिक्स यानी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे और कुछ आईएस कोड के क्लॉज, ठीक है, और जो रिकमेंडेशन हमें आईएस कोड की तरफ से उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डिजाइन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिफोर डिजाइन आपको कुछ चीजें क्लियर होना जरूरी है, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बाकी जो हमारा डिजाइन पार्ट है उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारी थ्योरीज हों या हमारी डिजाइन मेथड्स हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। तो फर्स्ट जो हम पोर्शन देखने वाले हैं आरसीसी डिजाइन में, वो हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशंस पर बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कंक्रीट इट मींस कि अगर आपको बात हो क्लियर हो, तो हम सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो आरसीसी है, तो हमें कंक्रीट को क्लियर करना पड़ेगा कंक्रीट मीनिंग होता क्या है। तो ये जो कंक्रीट वर्ड है, ये जनरली जो लैटिन वर्ड कंक्रीटस होता है उससे लिया गया है, और जो मेन कॉन्क्रीटस है वो कॉन्क्रिसर से लिया गया है, जिसमें कॉन का मीनिंग टुगेदर होता है और क्रिसर का मीनिंग ग्रो होता है। और यहाँ कॉन्क्रीट का मीनिंग है ग्रो टुगेदर। इट मीन्स कि जब हम कंक्रीट को और जो मल्टीपल मटेरियल होते हैं, जैसा कि आपको ये क्लियर होगा कि कंक्रीट मिक्सचर होता है, इसमें हमारे पास अलग अलग मटेरियल होते हैं, तो जब मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, और एक साथ ग्रो करते हैं, उसके बाद एक मोल्डेबल लिक्विड से एक हार्ड रिजिड सॉलिड में चेंज होते हैं। ठीक है, तो यही जो टर्म है इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कंक्रीट। ठीक है, तो जहां पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंक्रीट जो है फर्स्ट जो एस्टैब्लिश हुआ वहाँ रोम एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अगर आप रोमन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें कंक्रीट के बारे में मिलेंगी। तो हम पहले समझ लेते हैं कि प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो हम सब्जेक्ट में डील करेंगे वो रेनफोर्स कंक्रीट होगा। बट प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है एक मिक्सचर है सीमेंट्स एंड एग्रीगेट, ठीक है, एंड वाटर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है जब हम इस मिक्सचर को मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेज में ये हमें कैसा मिलता है, प्लास्टिक मास होता है। ठीक है, बाद में ये क्या होता है, हार्डन होता है, सेट होता है। ओके, लेकिन अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि जब ये सेट हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक जो चीज मिलती है कि हमें एक अच्छे अमाउंट के अंदर गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है, और लिटिल अमाउंट में और जो बहुत स्मॉल अमाउंट जो होता है उसमें हमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसलिए इसे कई बार बोला जाता है कि नेग्लेजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें तो रेनफोर्स कंक्रीट के अंदर प्लेन सीमेंट के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, टेंसाइल स्ट्रेंथ को देने के लिए। जैसे हमने इससे पहले देखा कि प्लेन कंक्रीट में क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्टील बार यूज करते हैं, जिसे हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, रेनफोर्स का मीनिंग ये होता है स्ट्रेंथ देना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्रू द स्टील इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में एक हमारे पास मटेरियल मिलता है, यानी आफ्टर स्ट्रेंथ के बाद जो सॉलिड फॉर्म में हमें जो मटेरियल मिलता है, कंपोजिट मास मिलता है, उसी को हम बोलते हैं आरसीसी। इट मींस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो अब ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एनुअल कंजम्पशन है, ये इसको शो करने का मीनिंग जो है हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपको जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में हम कितने अमाउंट में जो है एक पर्सन जो है कंक्रीट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनुअल कंजम्पशन है मटेरियल का, ये शो करा गया है, चाहे वो स्ट्रक्चरल स्टील हो, सीमेंट हो, कंक्रीट हो, टिम्बर हो या ड्रिंकिंग वाटर हो। और ये सभी का जो डाटा है वो 2012 का डेटा है। ठीक है, जब पॉपुलेशन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 7.031 बिलियन थी। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील जो है
वो हर एक पर्सन जो है पर पर्सन कितना यूज कर रहा है, ईयरली कंजप्शन 0.18 टन्स। इट मीन्स 180 केजी जो है हर एक पर्सन ईयरली यूज कर रहा है। इसी तरीके से 480 केजी जो है हमारा सीमेंट एक पर्सन यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें ड्रिंकेबल वाटर की, तो देखिए यहाँ पर ड्रिंकेबल वाटर कितना यूज कर रहे हैं, 730 लीटर्स ईयरली कंजम्पशन है, पर पर्सन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें, अगर हम कंक्रीट की बात करें, तो एक पर्सन नॉर्मली अगर उस पर कंजम्पशन को काउंट किया जाए तो 990 लीटर्स जो कंजम्पशन आता है। क्लियर है? इट मींस कि 2400, ठीक है, 2400 केजी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इतना अमाउंट जो है कंक्रीट हमें टन में 2.4 टन के अबाउट जो है पर पर्सन ईयरली क्या करता है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कंक्रीट किस मास अमाउंट में जो है वर्ल्ड लेवल पर यूज किया जाता है, नॉट इन इंडिया, ठीक है, नॉट इन अदर कंट्रीज। यहाँ हम वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं कि सभी जगह टोटल मिलाकर इतना कंजम्पशन कंक्रीट का होता है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्कोप है, चीजें हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, जो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं कि हम स्टील ही क्यों यूज कर रहे हैं। यानी रेनफोर्समेंट के लिए आप सभी के पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हम रेनफोर्समेंट के लिए और भी ज्यादा यानी कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर हम स्टील ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, तो फर्स्ट वन थिंग जो है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड की हम बात करते हैं कि कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड के बीच में क्या होता है, एक हमें अच्छा बॉन्डिंग मिलती है, इस वजह से स्टील यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो रीजन है कि जब हम कंक्रीट के अंदर स्टील को यूज करते, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं, कि जब अंदर स्टील यूज होता है तो वहां कोरोजन नहीं डेवलप होता है स्टील के अंदर। ठीक है, बट इन सब के बावजूद, ठीक है, इन सब के अलावा जो मेन थिंग है वो है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, जो हमें इस मटेरियल को यूज करने के लिए ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज देता है, वो क्या है कि प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो कंक्रीट और स्टील होता है दोनों में ही प्रैक्टिकली, यहाँ पर हम थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग ये समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सभी को ये पता होगा कि गर्मियों का जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में आपने देखा होगा कि मटेरियल अक्सर एक्सपैंड करते हैं, और विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सभी को प्रॉपर्टी पता है कि ये अक्सर होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीट के अंदर मटेरियल जो भी यूज करा वो स्टील ना यूज करते हुए, तो कंक्रीट एक्सपैंड भी होगा और श्रिंक भी होगा। तो हमें वो मटेरियल चाहिए कंपोजिट मटेरियल बनाने के लिए जो कंक्रीट के साथ एक्सपैंड भी हो और कंक्रीट के साथ ही क्या हो, श्रिंक भी हो। अगर ये दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ गैप मिल जाएगा और या वहां से रेनफोर्समेंट पोजीशन चेंज कर सकता है। इसलिए यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर्टी हमारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा कि हम स्टील क्यों यूज करते हैं। बाकी चीज हम बात करते हैं कि आरसीसी का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का हम कहाँ यूज करते हैं। तो आप सभी को ये तो जनरल वे में पता ही होगा कि हम बिल्डिंग में यूज करते हैं। बिल्डिंग्स के अलावा फ्लाईओवर्स, वाटर टैंक, चिमनी, टावर, रिटेनिंग वॉल, बंकर, साइलो, रोड, रेल, ब्रिजेस एंड बस स्टॉप, शेल्टर वगैरह, इन सभी जगहों पर ही आरसीसी यूज होता है। इनके अलावा भी यूज होता है, बट ये मेजर एरियाज है जहां हम आरसीसी का बहुत मेजर अमाउंट में यूज करते हैं। अब कुछ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें आरसीसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारी जो एडवांटेजेस है वो स्ट्रेंथ है। ठीक, तो स्ट्रेंथ की हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बहुत अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो काफी बेटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट ऑफ टेंशन जो होता है
उसमें भी हमें मिलता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी को हमें समझ लेना चाहिए कि ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या है। ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हम इसे कितना लॉन्ग लास्टिंग यूज कर पाते हैं। तो कंक्रीट की अगर हम बात करें, तो अगर कोई अच्छे से डिजाइन किया हुआ कंक्रीट है, अच्छा गुड अच्छे से डिजाइन करा हुआ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो उसकी लाइफ अप टू 100 ईयर होती है। तो ये एक अच्छा ड्यूरेबिलिटी भी हमें देता है कंक्रीट। उसी के साथ हम बात करें मोल्डेबिलिटी की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कंक्रीट को यूज करने का, हमारे पास क्या है कि हम इसे मोल्ड कर सकते हैं रिक्वायर्ड शेप के अंदर, जो शेप आपको चाहिए। ठीक है, ये अदर मटेरियल्स के साथ पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं हम डक्टिलिटी की। ठीक है, तो डक्टिलिटी जब हम बात करते हैं, तो डक्टिलिटी हमें कब मिलती है, जब हम इसको किसके साथ यूज कर रहे हैं, हम आरसीसी की बात कर रहे हैं। इट मींस कि यहाँ पर क्या है, स्टील भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी डक्टाइल स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाती है जब हम स्टील के साथ यूज कर रहे हैं। इट मींस कि हम आरसीसी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी, अब आपको पता होगा कि कंक्रीट के अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम कोई बहुत ही हैवी और एक्सपेंडिचर वाले मटेरियल यूज ना करते हुए हम क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट एंड वाटर एंड स्टील, जो हर जगह अवेलेबल है। इस वजह से इसको काफी इकोनॉमिक भी पड़ता है। इसके बाद बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है कि साइट पर कास्ट करने की वजह से सभी मटेरियल क्या होता है, अलग 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 जगहों से आता तो है, लेकिन हमें एक साथ इतने बड़े बल्कि अमाउंट में स्ट्रक्चर मेंबर नहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ते हैं, जैसे कि स्टील के केस में होता है कि स्टील में आपको बड़े बड़े मेंबर ट्रांसपोर्ट करना पड़ते हैं, लेकिन कंक्रीट के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कास्ट इन सीटू होती है, साइट पर ही कास्ट होती है। दूसरी एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है फायर रेजिस्टेंस, जो इसको स्टील के कंपेयर में ज्यादा हमें एक बेनिफिट मिलता है। वो क्या है, फायर रेजिस्टेंट, क्योंकि स्टील जो होता है हाई टेम्परेचर के अंदर फेलर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 9/11 का केस आपको याद ही होगा कि यहाँ पर जो मेजर फेलर हुआ था वो हाई टेम्परेचर की वजह से स्टील स्ट्रक्चर का फेलर हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमेबिलिटी की। तो परमेबिलिटी को जब हम देखते हैं, तो जो आरसीसी है वो ऑलमोस्ट इम्परमेबल है मॉइस्चर के केस में। क्लियर है ये चीज, हम मॉइस्चर की बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा वर्ड का। सेस्मिक रेजिस्टेंस, डक्टाइल बिहेवियर होने की वजह से ये सेस्मिक रेजिस्टेंस भी होता है, यानी बिहेवियर जो होता है, जब आप सेस्मिक रेजिस्टेंस डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर होगी। अब इतनी एडवांटेजेस के बाद कोई भी परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कुछ डिसएडवांटेज आपको मिलेंगी, तो वो डिसएडवांटेज भी हम समझते हैं। फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, वो स्टील स्ट्रक्चर के कंपेयर में हैवी होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर आपने बात करी थी मोल्डेबिलिटी की, तो आपको मोल्ड करने के लिए क्या रिक्वायर होंगे, फॉर्मवर्क रिक्वायर होंगे, यानी मोल्ड की आपको रिक्वायर होंगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आप कोई आरसीसी मेंबर कास्ट करते हैं, तो कास्ट के वो तुरंत ही आपको स्ट्रेंथ नहीं देता है। जो हमें अराउंड जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो मिनिमम 28 डेज बाद के बाद हमें उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये एक इसका एडवांटेज ना होते हुए डिसएडवांटेज है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर स्ट्रक्चर मटेरियल, उससे आपको समझ में आएगा कि कंक्रीट की जो डिसएडवांटेज है वो कहाँ पर वर्क कर रही है। तो देखिए, जैसा कि हम फर्स्ट बात करते हैं यूनिट मास की केजी पर मीटर क्यूब में। तो देखिए स्टील का अगर जो मास हम ले 7850 यानी 78.5, जो कई बार हम लेते हैं 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर कंक्रीट का मास क्या है 2400, तो ये अराउंड कितना है, ठीक है, ये अराउंड 31% है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होती है एक डिसएडवांटेज होती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। तो देखिए कंप्रेशन में स्टील जो ले रहा है, हम यहाँ पर Fe250 ले रहे हैं और कंक्रीट M20 ले रहे हैं। तो देखिए कंप्रेशन में हमें स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है 250, और यहाँ पर कंक्रीट में जो हमें कंप्रेशन में स्ट्रेंथ मिल रही है वो उससे मिल रही है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज 8% ऑफ स्टील स्ट्रेंथ, यानी स्टील के कंपेयर में सिर्फ कितनी 8% ही मिल रही है। इसी तरीके से टेंशन में भी 250 है, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें 3.13, ये अराउंड कितनी होती है 1.3%, ठीक है। इसी तरीके से शेयर में 1.9%,
ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी, वो भी आप चेक कर सकते हैं, और पॉइजन रेशियो वगैरह। तो ये एक कंपैरेटिव आप इस चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमें मिल रहा है कंक्रीट में स्टील के कंपेयर में। ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज सिर्फ इन्हीं क्राइटेरियाज में है, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो हम एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए कंक्रीट पर वर्क करेंगे। चलिए मटेरियल्स की बात करते हैं। तो मटेरियल में हमारे पास आरसीसी में सिर्फ मेजरली दो मटेरियल है, हम उनके इंग्रेडिएंट की बात नहीं करेंगे। मटेरियल में हम सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात करेंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको रिक्वायर है कि इंग्रेडिएंट भी आपको पढ़ना है, तो मैं फिर उसमें किसी और लेक्चर में उसे डिस्कस करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कंक्रीट से विथ इस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है, सबसे पहले वो समझने की जरूरत है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड कैसे करोगे, यानी आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालोगे कैसे। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ फाइंड की जाती है वो क्यूब टेस्ट के थ्रू फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब्स एट 28 डेज in Newton per mm square, below which not more than 5% of the test result expected to फेल। तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्यूब टेस्ट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 डेज में क्यूब को क्योर करते हैं, क्योरिंग करते हैं, उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट मशीन के थ्रू हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें टेस्ट रिजल्ट के अंदर प्लस माइनस 5% वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं कंक्रीट के रिस्पेक्ट में एफसीके से। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड्स पढ़े होंगे, M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ये हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इनमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंक्रीट के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में ही जो होती है वो क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो इसको हमारा आईएस कोड जो है वो क्या कहता है, यहाँ हम आईएस कोड कौन सा ले रहे हैं, IS 456/2000। तो आईएस कोड में जब आप 6.2.2 क्लॉज देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को कितना बताया गया है, 0.7 अंडर रूट एफसी के। तो अगर आप M20 के लिए निकाल रहे हैं तो ये अराउंड 3 पॉइंट कुछ निकलती है। फॉर एग्जांपल आप M20 यूज कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हुई, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट यहाँ पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 3 पॉइंट अराउंड। ठीक है, 3.1 अराउंड आपको मिलेगी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा यानी 1.3% के अराउंड आपको मिलती है टोटल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कम होती है, बट जो भी हम टेस्ट रिजल्ट यानी जो भी हम डिजाइन करेंगे उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी लेंगे, यही टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने मटेरियल की प्रॉपर्टी में पढ़ा ही होगा। ठीक है। यहाँ पर आईएस कोड जो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के रिस्पेक्ट में बोलता है वो कितनी होती है, इसी इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के। ये किस केस में है, जब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, IS 456 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और किसमें, LSM लिमिट स्टेट मेथड में बात कर रहे हैं। अगर हम WSM की बात करेंगे तो हाँ 5700 अंडर रूट एफ सी के भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोड हमें क्या कहता है कि एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू में भी डिफर्ड बाय द प्लस माइनस 20%। तो ये जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी ये कौन सी है, ये हमारी कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूज की बात करेंगे तो ये प्लस माइनस 20% वेरिएशन होता है। पॉइजन रेशियो जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में पॉइजन रेशियो 0.2 से 0.1 से 0.3 के बीच में रहता है, लेकिन हम सभी केसेस में कितना लेंगे, 0.2 ही इसे लेंगे सभी डिजाइन कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। क्रीप की बात करते हैं। आपने क्रीप शायद रेलवे में पढ़ा होगा, जब आप स्लीपर्स के बारे में रेलवे में आप जब स्लीपर्स या रेल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो रेल्स में आपने पढ़ा होगा रेल में भी क्रीप होती है। ठीक है। रेल्स के अंदर भी क्रीप होती है, लेकिन यहाँ क्रीप का मीनिंग कुछ और है। ठीक है वो वही तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्रीप जो होती है कि जब वो कोई सस्टेन लोडिंग वर्क करती है। सस्टेन लोडिंग का मीनिंग हम समझते हैं, सस्टेन लोडिंग का मीनिंग क्या है कि जब लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या हो रहा है, कोई लोडिंग वर्क कर रही है। ठीक है।
तो क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्रीप किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, एज ऑफ लोडिंग और ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है। एज ऑफ लोडिंग यानी टोटल टाइम कितना हो गया है, और ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग यानी कितने टाइम के लिए वर्क कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पर हमें आईएस कोड के अंदर क्लॉज नंबर 6.2.5.1 में जो होता है वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है। एज ऑफ लोडिंग के रिस्पेक्ट में क्रीप कॉफिशिएंट हमें कितना यूज करना है, तो ये क्रीप कॉफिशिएंट हम डिजाइन जब करेंगे तो उसमें यूज करेंगे जहां यूज होंगी। इसी तरीके से हम श्रिंकेज की बात करें तो श्रिंकेज आप सभी को पता होगा। ठीक है। कि श्रिंकेज किस वजह से होता है, कि फॉर एग्जांपल कंक्रीट में हम जब प्लास्टिक स्टेज में होता है तो यहाँ पर वाटर होता है, लेकिन जब वो हार्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है, वाटर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, या मॉइस्चर जो एवोपरेशन के थ्रू जो यहाँ से हमें जो लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ श्रिंकेज हमें मिलता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लेना है। तो यहाँ हमें कोड रिकमेंड करता है 0.003 mm पर मीटर। क्लियर है ये चीज, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसकी बहुत सारी डिटेल आपको IS 1343 में मिल जाएंगी। चलिए, सेकंड मटेरियल हमने ज्यादा प्रॉपर्टीज पे इसलिए डिस्कस नहीं करा है कि हमने यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज नहीं ली है, फॉर एग्जांपल वर्केबिलिटी वगैरह, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ वही प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो आपको डिजाइन पार्ट में यूज होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टील को यूज करने के लिए सुटेबिलिटी देखते हैं, हम उसकी क्या सुटेबिलिटी है। तो वैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस करा कि यहाँ पर कंप्रेशन और टेंशन एंड शियर एंड टॉर्शन, इन सभी चीजों में क्या होता है, कंक्रीट जो होता है हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। वो काफी स्ट्रांग भी होता है। स्टील में हमें क्या मिलती है, डक्टिलिटी मिलती है। जैसे कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो जब हमें डक्टिलिटी ज्यादा मिलती है, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि जब डक्टिलिटी हमें ज्यादा मिलती है, इट मीन्स कि हमें एलोंगेशन ज्यादा मिलेगा बिफोर फेलर। इट मीन्स कि हमें टाइम ज्यादा मिलेगा फेलर में। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अगर स्टील का मेंबर स्ट्रक्चर, कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्टील में आपको एलोंगेशन ज्यादा मिलेगा। इट मींस कि आपको फेलर होने से पहले वार्निंग के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, इसलिए स्टील यूज कर रहे हैं। द स्टील बार कैन बी कट, बैंड, लिफ्टेड एंड वेल्डेड इजिली, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वहीं दूसरी मेटल्स की बात करें तो वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। और दूसरी चीज, यहाँ पर लॉन्गर लाइफ है और इजिली अवेलेबल है। अब टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट में हम कौन कौन से स्टील बार यूज करते हैं, तो हम जो उसको मेन कैटेगरी में हमने रखा है, तो माइल्ड स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, इसको बोलते हैं हम HYSD बार्स। ठीक है। इसी तरीके से हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर स्टील कंफर्मिंग टू ग्रेड ए ऑफ IS 20262 2006। बट मेजरली जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, माइल्ड स्टील एंड HYSD बार। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो हम उसको देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला जो हम ग्राफ देख रहे हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किसके लिए है, Fe250 के लिए। इट मींस कि ये माइल्ड स्टील के लिए है। तो माइल्ड स्टील के केस में आपको देखिए कि जो मैक्सिमम हमें जो मिल रही है माइल्ड स्टील के केस में, जो यील्ड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी मिलती है हमें, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी मिलती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन वहीं हम HYSD बार्स की यूज करें तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या मिलती है, Fe415 किसके लिए, Fe415 ग्रेड के लिए 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fe500 ग्रेड के लिए 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इसको आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल बिहेवियर में, तब हम इस पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज, और अगर आपको लगता है कि और ज्यादा रिक्वायर है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमने डिफॉर्म बार का डायग्राम भी शो करा है कि डिफॉर्म बार एक्चुअल में होते किस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो टाइप्स के डिफॉर्म बार। ये दोनों ही टाइप्स के डिफॉर्म बार आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इनका डिफॉर्मेशन आपको सरफेस पे दिखाई दिया रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं HYSD बार्स की आने। ठीक है। तो HYSD बार को जनरली दो कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। दो कैटेगरी में रखा गया है, उनको बोलते हैं CTD, ठीक है, एंड TMT। उसको हम समझते हैं क्या होते हैं, उससे पहले हम देखते हैं। तो HYSD बार में होता क्या है कि जनरली हम, आपको पता है कि
स्टील के अंदर कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमें हाई स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो यील्ड पॉइंट होता है वो क्लियर नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको यील्ड पॉइंट क्लियर है, ठीक है, Fe250 के ग्रेड में। लेकिन अगर हम Fe415 की बात करें तो यहाँ पर हमें यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं है कि यील्ड पॉइंट क्या है रहेगा इसका। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है, बट उसको भी सॉल्व किया गया है। तो जो डिफॉर्म बार होते हैं, जब हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर एक साइन यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, हैश का यूज होता है। और दूसरा जो साइन होता है वो 5 और प्लस टी का सिंबल जो होता है वैसा होता है कुछ, वो हम देखेंगे एक जगह आएगा, बिल्कुल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीटीडी का मीनिंग जो है वो हम समझते हैं। सीटीडी का मीनिंग क्या है? सीटीडी होता है कॉल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। तो जब इनिशियली एच वाई एस डी बार यूज करने लगे, यहाँ पर एच वाई एस डी बार जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो हुई थी एच वाई एस डी बार की, वो अराउंड 1965 के अराउंड यूज हुआ था हमारे यहाँ एच वाई एस डी बार, ठीक है। तो जब हमने एच वाई एस डी बार यूज करना स्टार्ट करा तो ये काफी इकोनॉमिकल रहे। इकोनॉमिकल क्यों रहे? क्योंकि हमें Fe250 यानी माइल्ड स्टील के अंदर स्ट्रेंथ कितनी मिल रही थी, मैंने अभी आपको बताया कितनी मिल रही है, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन हम अगर बात करते हैं स्टील की, तो एच वाई एस डी बार के रिस्पेक्ट में हमें स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है, 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हमने जब 1967 से स्टार्ट करना करा, माइल्ड स्टील को रिप्लेस करा हमने टॉर स्टील के साथ, तो अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस जो है वो सेव हुआ था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्टील है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की भी बात करेगा हम स्टील की, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेम है किसके लिए, जो हम कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, कि जब हम उसकी क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, टेस्ट रिजल्ट में नॉट मोर देन 5% वेरिएशन होना चाहिए। बट आईएस कोड जो हमें रिकमेंड करता है वो वैल्यू क्या रिकमेंड करता है कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस हम जरूर समझेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। इस टेबल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हम Fe415 ग्रेड का स्टील का यूज कर रहे हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बट जब आप टेस्ट करेंगे तो ये 415 आपको नहीं मिलेगी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी आना चाहिए, इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आना चाहिए 485 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसकी प्रूफ स्ट्रेस निकालेंगे तो ये कितनी होती है, देखिए 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस अपॉन में यील्ड स्ट्रेस, तो ये कितनी होना चाहिए, 415। इट मींस कि हमें मिलना कितना चाहिए रिजल्ट, 485। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से 500 की बात करें तो 500 नहीं मिलता है, आप टेस्ट रिजल्ट जब करते हैं तो टेस्ट रिजल्ट में आपको कितना मिलता है, 545, ठीक है। तो मैंने इस टेबल को बनाने का मीनिंग ही यही था, रिप्रेजेंट करने का, कि आपको क्लियर हो कि हमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ टेस्ट रिजल्ट में क्या मिलती है और हम कैरेक्टरिस्टिक क्या यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो हमारा ये सेशन आज हम इसी के साथ एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा, ठीक है। और इस सीरीज को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कुछ डिज़ाइन प्रैक्टिसेस पे ज़रूर वर्क करेंगे, ठीक है। स्टे होम सेफ।